अस्सलाम वालेकुम। आइए बच्चों, आज हम मुताला करते हैं टॉपिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक ऐसी तकनीक है बच्चों जहाँ पर हम कमियती स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए कमियत और चार्ज की निस्बत M/Z रेशियो की बुनियाद पर कीमियाई शय की शनाख्त करते हैं और इस तरीक़े को कमियती स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। इस तकनीक के ज़रिए बच्चों कमियती तज्ज़िया किया जाता है, यानी दिए गए कीमियाई शय का कमियती तज्ज़िया यानी मास एनालिसिस किया जाता है। इस तकनीक में बहुत कम मकदार में सैंपल इस्तेमाल किया जाता है, यानी तकरीबन 10 की क़ुव्वत -12 यानी पिकोमोल्स के लेवल पर अगर हमारे पास सैंपल मौजूद है तो उसका भी हम तज्ज़िया यानी एनालिसिस कर सकते हैं और नतीजे में M/Z रेशियो की बुनियाद पर प्रोटीन या पेप्टाइड की शनाख्त की जाती है और ये जानकारी मास स्पेक्ट्रम की शक्ल में ज़ख़ीरा की जाती है। तो बच्चों, आइए हम मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक नामालूम प्रोटीन है और हमें मालूम करना है कि ये प्रोटीन कौन सी है, तो इसे सिंपली बच्चों हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मुंतकिल करना है। तो जैसे ही ये तकनीक मुकम्मल होती है तब हमें एक मास स्पेक्ट्रम हासिल होता है बच्चों, जो कि एक ग्राफ होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस पर रिलेटिव इंटेंसिटी होती है और वाई एक्सिस पर सालमी कमियत होती है। इस तरह से बच्चों जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस ये मास स्पेक्ट्रम हर एक प्रोटीन के लिए अलग अलग होता है बच्चों, और एक ही प्रोटीन में मान लीजिए चार्जों का अगर फ़र्क है तो वहाँ पर भी ये मास स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ आता है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये 5 एक ही जैसे प्रोटीन्स है, यानी द सेम प्रोटीन विद ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 10,000 डाल्टन्स कंटेन्स 5, 4, 3, 2 एंड 1 चार्जेस, यानी ये पाँचों एक जैसे प्रोटीन से सिर्फ चार्जेस का फ़र्क है। यानी शुरुआती प्रोटीन में 1, 2, 3, 4, 5 चार्जेस है, दूसरे प्रोटीन में 1, 2, 3 और 4 है, तीसरे में 1, 2, 3 है, चौथे में 1 और 2 है और पाँचवें में सिर्फ एक ही मुस्बित चार्ज है। तो दोनों प्रोटीन्स एकसा है, सिर्फ एक चार्ज मुस्बित या मनफी चार्ज का फ़र्क है, तब भी उसकी शनाख्त मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए की जा सकती है। तो यही मास स्पेक्ट्रोमीटर की खूबी है बच्चों। यहाँ पर M/Z यानी कमियत बटे चार्ज की बुनियाद पर प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स या दीगर सालिमात की शनाख्त की जाती है। तो बच्चों इसका इस्तेमाल हम सादे हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के दरमियान फ़र्क को समझने के लिए भी कर सकते हैं। सादे हीमोग्लोबिन से हासिल हुआ मास स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ होता है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के ज़रिए बना हुआ मास स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ होता है, क्योंकि सादे हीमोग्लोबिन में बीटा चेन के छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड जो कि एक तेज़ाबी अमीनो एसिड होता है, और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के छठे पोजीशन पर वैलिन होता है जो कि एक गैर जानिबदार न्यूट्रल अमीनो एसिड है बच्चों। तो यहाँ पर चार्ज का भी फ़र्क है और सालमी कमियत का भी फ़र्क है। लिहाजा जब इनके मास स्पेक्ट्रम बनेंगे बच्चों तो उन मास स्पेक्ट्रम में यकीनी तौर पर फ़र्क होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम आम तौर से प्रोटीन्स के मुतादद मकामात पर रवां की बनावट हो सकती है, क्योंकि बच्चों प्रोटीन्स में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अमाइनो है, फिर एसिडिक ग्रुप है, NH2 है, तो वो ग्रुप भी रवां की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और COOH है तो वो ग्रुप भी रवां की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो इस तरह हम प्रोटीन्स को बआसानी से रवां की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आउटलाइन ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हम बुखारती नमूने को यानी वेपराइज्ड सैंपल को यहाँ से हम मुंतकिल करते हैं। ये इसका मास स्पेक्ट्रोमीटर का इनलेट है, और इसके बाद है बच्चों ये रवानी खाना, यानी यहाँ पर रवानियत का अमल होता है, यानी जो हम सैंपल को मुंतकिल कर रहे हैं वो सैंपल रवां की शक्ल इख्तियार करता है, और उसके बाद इसरा की वजह से इस रवां की हरकत में तब्दीली आती है और ये रवां इसरा करते हुए ये पहुंच जाते हैं बरक़ी मक़नातीस के दरमियान। तो बरक़ी मक़नातीस से असरअंदाज होकर ये रवां इंफराज होते हैं। तो इन रवां से जुड़े मुनफरिजी सिग्नल्स
یہ شناخت کر کے ان سگنلز کی افزائش کر کے انہیں چارٹ ریکارڈر، کمپیوٹر سے جڑے ہوئے ایک ریکارڈر کو منتقل کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اور وہ کمپیوٹر میں ماس اسپیکٹرم ایک گراف کی شکل میں یہ سگنلز ذخیرہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں بچوں روانیت کے عمل کی جانب۔ تو پہلا مرحلہ ہے روانیت، یعنی آئونائزیشن کیسے ہوتا ہے۔ اس آلے میں نمونے کو بخارات کی شکل میں ڈالا جاتا ہے جو کہ روانی خانے میں جا کر رواں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو روانی خانے میں جیسے ہی یہ سیمپل منتقل ہوتا ہے بچوں، وہاں پر یہ ڈی پروٹونیشن یا پھر پروٹونیشن یا پھر ڈی الیکٹرونیشن ان تعاملات کے ذریعے رواں کی شکل اختیار کرتا ہے بچوں سیمپل۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمونہ پہلے نیوٹرل تھا، الیکٹران کو یہ خارج کرتے ہوئے یہ مثبت چارج کو حاصل کر لیا۔ اب دوسرا ڈی پروٹونیشن دیکھیں گے، یہاں پر یہ پروٹون کو خارج کر دیا اور نمونہ اب منفی چارج حاصل کر لیا۔ تو اس طرح مختلف طریقوں کے ذریعے ہمارے ذریعے ڈالا گیا سیمپل یہ رواں کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے بچوں اسراء یعنی ایکسلریشن۔ یہ رواں برقی مقناطیس کی جانب برق سکونی طور پر اسراء پذیر ہوتے ہیں، یعنی ان کی چال میں تبدیلی آتی ہے، ویلوسٹی ان کی چینج ہو جاتی ہے بچوں، جس ویلوسٹی سے یہ حرکت کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں پر آپ اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ روانی خانہ ہے بچوں جہاں پر رواں موجود ہے، اور یہ رواں اسراء کرتے ہوئے یعنی ایکسلریٹ ہوتے ہوئے یہ اگلے اسپیکٹرومیٹر کے اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں جو کہ برقی مقناطیس کے درمیان۔ اب اگلا تیسرا مرحلہ ہے بچوں ڈیفلیکشن ڈیو ٹو الیکٹرو میگنیٹس، یعنی برقی مقناطیس کی وجہ سے انفراج۔ یہ سیمپل برق مقناطیس سے منفرج ہوتے ہیں، یعنی جو رواں ہیں، یعنی ہمارے ذریعے ڈالا گیا جو سیمپل ہے بچوں اب وہ رواں کی شکل میں ہے، تو برقی مقناطیسی میدان سے اثر انداز ہو کر یہ ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں بچوں، منفرج ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں یہ برقی مقناطیسی میدان سے اثر انداز ہو کر یہ ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں بچوں۔ اسٹیپ 4 کمیتی تجزیہ کار کی مدد سے سگنلز کی شناخت اور جانکاری کا ذخیرہ، ڈیٹیکشن آف سگنلز بائی ماس انالائزر اینڈ اسٹوریج آف انفارمیشن۔ ان رواں کے منفرد سگنلز شناخت کار کے ذریعے شناخت کر کے ماس اسپیکٹرم کی شکل میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں بچوں۔ تو یہاں پر دیکھیے بچوں، تو یہ جو منفرجی سگنلز یہاں پر پیدا ہو رہے تھے، یہ منفرجی سگنلز ایک شناخت کار کے ذریعے شناخت ہو کر یہ بھیجے جاتے ہیں چارٹ ریکارڈر کو، اور یہ چارٹ ریکارڈر میں کمپیوٹر میں موجود چارج ریکارڈر میں یہ سگنلز ایک ماس اسپیکٹرم کی شکل میں ذخیرہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں بچوں ایک ماس اسپیکٹرم کو جہاں پر وائی ایکسس پر ریلیٹیو انٹینسٹی ہے جو کہ پرسنٹیج میں ہوتا ہے، اور ایکس ایکسس پر سالمی کمی ہے۔ تو یہاں پر دیا گیا ہے بچوں دا سیم پروٹین وتھ اے مالیکولر ویٹ آف 10,000 ڈالٹنز، یعنی یہ پانچوں پروٹین ایک ہی ہے لیکن ان پر موجود چارجز الگ الگ ہے۔ پہلے پروٹین پر 5 چارج ہے، دوسرے پر 4، تیسرے پر 3، چوتھے پر 2 اور پانچویں پروٹین پر 1 چارج ہے۔ تو آئیے ان کا M/Z ویلیو یعنی کمیت بٹے چارج کی قدر معلوم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی کمیت ہے بچوں 10,000 ڈالٹنز جو کہ دیا گیا ہے، پلس 5 ایڈ کرنا ہے بچوں کیونکہ 5 چارجز ہے اس لیے 5، 10,005 ڈیوائیڈیڈ بائی 5 کرنا ہے کیونکہ کمیت بٹے چارج آپ کو دیکھنا ہے۔ تو 10,005 ڈیوائیڈیڈ بائی 5 کریں گے تو ویلیو M/Z پہلے پروٹین کی ویلیو آئے گی 2001، دوسرے پروٹین کی ویلیو آئے گی 10,000 پلس 4 یعنی 10,004 ڈیوائیڈیڈ بائی 4 کرنا ہے بچوں کیونکہ یہاں پر Z ویلیو 4 ہے، 4 مثبت چارجز ہے اس لیے ڈیوائیڈیڈ بائی 4 کرنا ہے۔ تو اس کی قدر آئے گی 2501۔ اس کے بعد تیسرا پروٹین ہے جس کی سالمی کمیت 10,000 ہے، پلس 3 کرنا ہے بچوں کیونکہ 3 مثبت چارجز ہے، ڈیوائیڈیڈ بائی 3 کرنا ہے کیونکہ Z سے آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو اس کی M/Z قدر آئے گی 3,334،
और चौथे प्रोटीन की इसी तरह से अगर आप करेंगे तो 5001 और पांचवें प्रोटीन की 10001 हासिल होगी। तो इस तरह से मास स्पेक्ट्रम हासिल होगा बच्चों हमें और साथ ही साथ इनके M/Z खदरें हासिल होंगी। तो ये है बच्चों मास स्पेक्ट्रम के बारे में। आइए एक सवाल लेते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर एक सवाल है, व्हाट इज माल्डी, यानी माल्डी से क्या मुराद है। माल्डी का फैलाव है बच्चों मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, यानी एक रवानियत का एक तरीका है बच्चों। हम जो सादे मास स्पेक्ट्रोमीटर में कैसे कर रहे हैं बच्चों, बुखारती शक्ल में हम नमूने को दाखिल कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में और वहाँ पर वो कीमियाई तामुलात के ज़रिए डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन या फिर इलेक्ट्रोनेशन के ज़रिए वो जो सैंपल है वो रवां की शक्ल में तब्दील हो रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तकनीक में सैंपल को एक कीमियाई मैट्रिक्स से जोड़कर लेज़र की मदद से सैंपल को रवां में तब्दील किया जाता है। यहाँ मैट्रिक्स लेज़र की तवन्नाई को जज्ब करके सैंपल को रवां में तब्दील करता है। यानी बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पर हम एक शीट को लेकर उस पर एक कीमियाई मैट्रिक्स को चढ़ा देते हैं। अब ये कीमियाई मैट्रिक्स की सतह पर हम सैंपल को जोड़ देते हैं। तकरीबन ठोस सैंपल को इस तरह से किया जाता है बच्चों। तो ज़्यादातर ठोस सैंपल को इस तरह से किया जाता है। सॉलिड सैंपल्स को उस केमिकल मैट्रिक्स, कीमियाई मैट्रिक्स से जोड़ देते हैं और उस पर लेज़र की शुआओं को डालते हैं। तो ये लेज़र की शुआओं में मौजूद तवन्नाई ये कीमियाई मैट्रिक्स जज्ब करके डायरेक्टली हमारे सैंपल को ये रवां में तब्दील कर देती है। यहाँ पर बुखारती की ज़रूरत नहीं है बच्चों, पेपर फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। तो माल्डी थोड़ा तब्दील किया हुआ मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ही तरीका है बच्चों। बाकी का पूरा सेम है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आते ही वो रवां मुनफरिज होते हैं, मुनफरिजी सिग्नल्स को फिर शनाख्त होती है और फिर उसे मास स्पेक्ट्रम की शक्ल में ज़ख़ीरा होता है। ये सेम है बाकी का, सिर्फ रवानियत का तरीका यहाँ पर अलग है, आयोनाइजेशन का प्रोसीजर अलग है बच्चों यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एन आउटलाइन ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। थैंक यू।